हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से लेके आए एक नई सीरीज अपनी आईआरडी सर्टिफिकेशन मॉक टेस्ट सीरीज के ऊपर। तो लीजिए बिना देरी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द बिलो इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड्स टू इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो देखिए, मैंने इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपको पहले भी समझाया था, अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता क्या है। किसी भी चीज के लिए इंश्योरेंस तभी की जा सकती है जब वहां पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। तो देखिए डायग्राम में देखिए, एक किसी व्यक्ति का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो कहाँ कहाँ हो सकता है। असेट्स में हो सकता है, सेल्फ में हो सकता है, वाइफ, किड्स, इवन पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि अगर किसी व्यक्ति की अनटाइमली डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से किस किस को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, उसको हम बोलते हैं वहां पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। देखिए इस व्यक्ति को अगर असेट से, अगर उसके एसेट्स हैं, अगर उसके एसेट्स को कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसका हाउस है जल जाए, उसका खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो उससे उसको नुकसान होने से इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। देखिए इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसमें, सेल्फ में भी है, वाइफ में भी है, किड्स में भी है। अगर इस पर्सन है ये जो एक फैमिली के लिए कमा रहा है, अगर इसको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इसको कुछ डेथ हो जाती है तो पूरी फैमिली को, वाइफ को, किड्स को, इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। तो ये इनका सभी का इस व्यक्ति में और इस व्यक्ति का असेट्स में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। तो ये डेफिनेशन हमें समझ में आ गई तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पर दोबारा चलते हैं। विच ऑफ द बिलो इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड्स टू इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ऑप्शन 1, फादर टेकिंग आउट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हिज सन। ठीक है, ये तो करेक्ट है हमारा, क्योंकि ये डिपेंडेंसी है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ब्लड रिलेटिव्स में। स्पाउस टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑन वन अनदर, ये भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, क्योंकि स्पाउस में अगर एक को कोई डेथ हो जाती है तो दूसरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट हुआ। फ्रेंड्स टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑन वन अनदर, दिस इज नॉट राइट, वहां पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो किसी भी तरह फाइनेंशियली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एम्प्लॉयर टेकिंग आउट एन इंश्योरेंस ऑन एम्प्लॉइज, तो ये भी इसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, बिकॉज एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉइज के ऊपर डिपेंडेंसी है, उनकी उनके ऊपर प्रोडक्टिविटी का है, उनके ऊपर उनकी बड़ी क्रिटिकल रहते हैं एम्प्लॉइज उनकी परफॉर्मेंस के लिए, उनके बिजनेसेस के लिए। तो यहाँ पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे के लिए इंश्योरेंस नहीं ले सकते, बिकॉज वहां पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता। When is it essential for insurance interest to be present in case of life insurance? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसके ऊपर जब हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहां पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी है। तो देखिए इसका आंसर है ए, एट द टाइम ऑफ टेकिंग आउट एन इंश्योरेंस, एट द टाइम ऑफ क्लेम इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, आइदर एट द टाइम ऑफ पॉलिसी परचेज और एट द टाइम ऑफ क्लेम। तो देखिए कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट ना तभी होना जरूरी है जब हम इंश्योरेंस ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो अगर इंश्योरेंस ले रहा है और वाइफ के लिए ले रहा है, तो वो जब उस समय इंश्योरेंस कर रहा है उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अब लेट अस सपोज आफ्टर 5 ईयर और 10 ईयर और किसी भी रीजन से अगर उनका डिवोर्स हो जाता है, तो वो देखिए डिवोर्स होने के बाद जरूरी नहीं है कि वहां पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहे। तो ये क्या, जब अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या नॉमिनी को इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा? बिल्कुल, नॉमिनी या बेनिफिशियरी को इंश्योरेंस कवर मिलेगा, क्योंकि जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो जब आप इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म साइन कर रहे हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। उससे पहले या उसके बाद में उसकी डिपेंडेंसी नहीं है। तो जब कोई भी इंश्योरेंस ले रहा है उस समय, उस जिसके लिए भी इंश्योरेंस ले रहा है या जिसको भी उसमें बेनिफिशियरी बना रहा है, उस समय उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड आउट द प्रोक्सिमेट कॉज फॉर द डेथ इन द फॉलोइंग सिनेरियो। अजय फॉल्स ऑफ द हॉर्स एंड ब्रेक हिज बैक। अजय है वो घर घोड़े से गिर जाता है और उसकी कमर टूट जाती है। ही लाइज देयर इन द पूल ऑफ वाटर, वो पानी में गिर जाता है और उससे उसको निमोनिया हो जाता है। ही इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और उसको उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ निमोनिया। तो उसका प्रोक्सिमेट कॉज ऑफ डेथ क्या हुआ? देखिए इसका प्रोक्सिमेट डेथ निमोनिया, ब्रोकन बैक, फॉलिंग ऑफ ए हॉर्स और सर्जरी। तो ये प्रोक्सिमेट कॉज ऑफ डेथ है फॉलिंग ऑफ ए हॉर्स फ्रॉम एन इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज उसकी डेथ जो हुई है वो एक्चुअल वैसे निमोनिया से हुई है, बट वो इस केस में देखते हैं कि ना वो घोड़े से गिरता, ना वो पूल ऑफ वाटर में जाता, ना उसको निमोनिया होता। तो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, प्रोक्सिमेट कॉज किया हुआ। प्रोक्सिमेट कॉज, द लास्ट ऑफ द लीगल प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमेट कॉज। प्रोक्सिमेट कॉज इज द key principle of insurance and is connect concerned with
how the loss or the damage actually occurred and whether it is indeed as a result of an insured peril। तो वो अगर ये कंडीशंस इंश्योरेंस के क्लेम्स और इंश्योरेंस में आती है तो डेफिनेटली उसको क्लेम मिलेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रोक्सिमेट कॉज ऑफ डेथ। कैन ए कंप्लेंट बी लॉन्च्ड अगेंस्ट ए प्राइवेट इंश्योरर? देखिए इसका बहुत सिंपल आंसर है, जो कंप्लेंट की जा सकती है आईजीएमएस के थ्रू, जो हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आईआरडीए को करते हैं, वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह की प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी अप्लीकेबल होता है और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस जो कंपनीज होती है उसके लिए भी अप्लीकेबल होता है। तो कस्टमर जो है वो जो कंप्लेंट करता है वो किस दोनों में से किसी भी कंपनीज के लिए कर सकता है। तो देखिए ऑप्शन है कंप्लेंट कैन बी लॉन्च्ड अगेंस्ट पब्लिक इंश्योरर ओनली, कंप्लेंट कैन बी लॉन्च्ड अगेंस्ट प्राइवेट इंश्योरर, complaint can be launched against private insurer only in life sector, complaint can be launched against private insurer only in non-life sector। देखिए complaint can be launched against private insurer as well as public insurer both। how does diversification reduces the risk in financial market? देखिए इसका मतलब हुआ कि फाइनेंशियल मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन अगर करते हैं फंड्स का तो वो किस तरह से रिस्क को रिड्यूस करता है। इसमें ऑप्शन है कलेक्टिंग फंड्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड इन्वेस्टिंग देम इन वन प्लेस। तो देखिए अगर एक जगह इन्वेस्ट करेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ, रिस्क नहीं हुआ, वो पैसा एक जगह, अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरा पैसा ही डूब सकता है या पूरा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इन्वेस्टिंग फंड्स अक्रॉस वेरियस एसेट्स, अगर हम फंड्स को अक्रॉस वेरियस एसेट्स इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे कुछ शेयर मार्केट में, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज में, कुछ गारंटीड रिटर्न में, कुछ फिक्स डिपॉजिट में, कुछ सेविंग्स में, तो वो हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो गया। और अगर कोई एक इन्वेस्टमेंट क्लास में कभी कोई प्रॉब्लम भी होती है तो हमारी रिस्क बहुत रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज हमने डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में पैसा इन्वेस्ट किया होता है और वहां पे हमारी रिस्क कम हो जाती है। हेंस आंसर इज बी, इन्वेस्टिंग फंड्स अक्रॉस वेरियस असेट्स क्लासेस। इस तरह से इसमें करने में अगर अलग अलग असेट्स क्लास में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें रिड्यूस हो जाती है रिस्क। थर्ड ऑप्शन, मेंटेनिंग टाइम डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग इन सेफ असेट्स। तो देखिए हमारे पास सबसे रिस्क अवॉइड करने का सबसे अच्छा मेथड होता है कि डिफरेंट क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करें। विच ऑफ द बिलो इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस? लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का एक एलिमेंट कौन सा नहीं है? देखिए असेट है, असेट का लाइफ इंश्योरेंस होता है। रिस्क, लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क डेफिनेटली होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी ये भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में, तो मैच्योरिटी आता है बिकॉज दोनों का ट्रस्ट होता है। एक अपने सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज करता है अटमोस्ट गुड फेथ के ऊपर, दूसरा उसको इंडेमिनिफाई करता है फॉर एनी काइंड ऑफ लॉसेस। फोर्थ, सब्सिडी। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में किसी भी तरह का सब्सिडी कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। हु डिवाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ एचएलवी? एचएलवी क्या हुआ? ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो देखिए इसके ऑप्शंस है मार्टिन लूथर किंग, वेरन बेफे, प्रोफेसर हबनर, जॉर्ज सोरोस। तो हमारे पास इसका आंसर है प्रोफेसर हबनर। प्रोफेसर हबनर ने ही ह्यूमन लाइफ वैल्यू कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया था और उन्होंने एक न्यू इकोनॉमिक फिलोसफी लाइफ इंश्योरेंस में है उसके बारे में सभी को बताया था। एज द नेम सजेस्ट, ह्यूमन लाइफ कैलकुलेटर हेल्प्स यू कैलकुलेट द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ योर लाइफ। तो एक एक पर्सन है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है बेस्ड ऑन हिज इनकम, हिज सेविंग्स, हिज लाइबिलिटी, हिज एज और हिज डिपेंडेंट्स, उसके बेसिस के ऊपर उसकी एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट होती है। इट इज द वैल्यू दैट डिनोट्स the loss of income and increase in liability that your family would have faced in case of your sudden demise। तो एक तरह से वो वैल्यू है, या ये कह सकते हैं लॉस ऑफ इनकम है या इंक्रीज इन लाइबिलिटी है, जो कि एक फैमिली को बियर करनी पड़ सकती है अगर उस मेंबर की डेथ हो जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड इंश्योरेंस प्लान हैज द लीस्ट और नो अमाउंट ऑफ सेविंग्स प्लान? देखिए इसमें ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस प्लान, एंडोमेंट प्लान, होल लाइफ प्लान, मनी बैक प्लान। तो देखिए जो टर्म इंश्योरेंस प्लान होती है वो प्योर टर्म इंश्योरेंस होती है, उसमें अगर कोई भी जिस समय तक का टर्म इंश्योरेंस लिया होता है, जितने टाइम पीरियड का, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर उस फैमिली मेंबर की कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी और बेनिफिशियरी को जितना लाइफ कवर होता है वो मिल जाता है और उसमें और किसी भी तरह का सेविंग्स एलिमेंट नहीं होता। मीन्स अगर किसी ने 30 ईयर्स के लिए अगर कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया और उस 30 ईयर्स में उस फैमिली मेंबर को डिमाइज नहीं होता, उनकी डेथ नहीं होती, तो उसको वापस में रिटर्न्स में किसी भी तरह का कोई इनकम या कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता, तो इसलिए इसमें सेविंग्स कंपोनेंट नील ही होता है। एंडोमेंट प्लान होता है, उसमें यस लाइफ कवर भी होता है, आपका कैश बेनिफिट होता है। होल लाइफ प्लान में भी आपका कैश बेनिफिट होता है और आपका इंश्योरेंस कवर होता है। मनी बैक प्लान में तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कवर के साथ एक फ्रीक्वेंट इंटरवल
और एक सब्सिक्वेंट ईयर्स के ऊपर कुछ आपका एज पर योर पॉलिसी प्लान मनी बैक भी आता है, तो उसमें भी कैश कंपोनेंट होता है। तो टर्म इंश्योरेंस ही एक ऐसा प्लान है कि उसमें कैश कंपोनेंट नहीं होता। अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को पैसा मिलेगा, और अगर उस टेन्योर में डेथ नहीं होती तो नॉमिनी को कोई भी इनकम या कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए उसमें सेविंग्स कंपोनेंट नहीं होता। विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी टर्म्ड एज एन एसेट? देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कार, ह्यूमन लाइफ, एयर, हाउस। तो कार को टच फील किया जा सकता है, ह्यूमन लाइफ को किया जा सकता है, हाउस को किया जा सकता है। एयर को हम क्लासिफाई नहीं करते एसेट्स के अंदर, बिकॉज वो फ्री हमें अवेलेबल होती है, उससे हम ब्रीथ करते हैं एंड ऑल। आप एक तरह से कहेंगे तो ये तो सबसे बड़ा असेट्स है। बट यस, अब जब हम लाइफ इंश्योरेंस और इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो एयर इज नॉट टर्म्ड एज एन एसेट। विच ऑफ द बिलो कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड अंडर रिस्क? देखिए कि इसमें जो ऑप्शन है उसमें किसको हम रिस्क के अंडर में कैटेगरी में नहीं डाल सकते। डाइट टू यंग, ये बहुत बड़ी रिस्क है कि अगर बहुत जल्दी डेथ हो जाती है तो फैमिली डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, तो फैमिली के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। डाइंग टू अर्ली, अगर बहुत जल्दी डेथ हो जाती है तो भी बहुत बड़ी फैमिली के लिए रिस्क हो जाती है। नेचुरल वियर एंड टीयर, ये रिस्क नहीं है, बिकॉज नेचुरल वियर एंड टीयर एक कॉमन फिनोमिना है। किसी भी एसेट्स क्लास को, एक हाउस का, एक कार का, कोई अदर एसेट्स का एक नेचुरल वियर एंड टियर होगा ही, वो रिस्क में नहीं आएगा, बिकॉज दैट को नॉट बी सडन और अनएक्सेप्शनल, दैट वुड ओनली बी विद द टाइम। तो वो एक नेचुरल वियर एंड टियर रहेगा, तो वो रिस्क में नहीं आता। लिविंग विद द डिसेबिलिटी इज ऑल्सो अंडर रिस्क। आज की डेट में बिल्कुल लाइफ सही है, बट अगर अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि लाइफ में कोई डिसेबिलिटी आ जाती है तो वो भी अंडर रिस्क हो गया। हेंस आंसर इज नेचुरल वियर एंड टियर इज नॉट कैटेगराइज्ड अंडर रिस्क। Which statement is correct? Life insurance policies are contracts of indemnity, while general insurance policies are contract of assurance. Life insurance policies are contract of assurance, while general insurance policies are contract of indemnity. In case of general insurance, the risk event protect against is certain. The certainty of risk event in case of general insurance increases with the time. तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। ये गलत है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो एश्योरेंस का है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो नॉमिनी और बेनिफिशियरी को जितना भी लाइफ कवर लिया हुआ है वो उसको एश्योरेंस है कि हम उतना पेमेंट करेंगे। जबकि जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपके इंडेमिनिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि अगर आपको कोई एसेट का लॉस हो जाता है, मान लीजिए आपने कार है और कार आपकी चोरी हो गई, तो वो इंडेमिनिटी कर देती है जनरल इंश्योरेंस में कि हम आपको जो आपकी कार लॉस हो गई है या खो गई है उसके अगेंस्ट में हम आपको फंड्स और फाइनेंशियल हेल्प करेंगे जिससे आप नई कार ऑब्टेन कर सकें। तो दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। इंडेमिनिफाई करना कि अगर आप उस असेट्स को लूज कर जाते हैं तो वी विल पे यू दैट अमाउंट टू बाय दैट काइंड ऑफ असेट्स अगेन। जबकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंडेमिनिटी का नहीं होता, वो आपका एश्योरेंस का होता है कि अगर आपकी लाइफ आपकी लाइफ में कोई डेथ हो जाती है, आपकी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो फिर हम आपको एश्योरेंस करते हैं कि हम आपकी जो फैमिली है उनको एश्योरेंस करते हैं, उनकी एश्योरेंस होती है कि आपको हम वो फाइनेंशियल लॉस जो उनकी वजह से हुआ है वो फाइनेंशियल आपको पेमेंट करेंगे, सो दैट आपको वो लाइबिलिटीज नहीं आएंगी। Hence, answer is B. Life insurance policies are the contract of assurance, while the general insurance policies are the contract of indemnity. Indemnity का मतलब वो indemnify करना कि अगर आपने कोई assets अपना lose कर दिया तो we will pay you that kind of sum from where you can buy that particular goods or assets again. But life insurance के केस में तो वो दोबारा से assets purchase हो नहीं सकता, because human life अगर चली गई तो you can't compensate with that. Hence, life insurance policies are the contract of assurance, while the general insurance policies are the contract of indemnity. Which among the following method is a traditional method that can help determine the insurance needed by an individual? तो देखिए कौन से मेथड से ट्रेडिशनल मेथड है जो कि हमें एक इंडिविजुअल को कितना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए या उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए उस पर डिपेंड करता है या उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शंस हैं ह्यूमन इकोनॉमिक वैल्यू, लाइफ टर्म प्रोपोजिशन, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, फ्यूचर लाइफ वैल्यू। तो हमने पढ़ा था ह्यूमन लाइफ वैल्यू HLV is actually a traditional method with which we can calculate कि एक इंडिविजुअल का ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितना है, उसका इकोनॉमिक वैल्यू कितना है, तो उसके बेसिस के ऊपर हम उसको लाइफ कवर दे सकते हैं और टर्म इंश्योरेंस दे सकते हैं। उसको हम बोलते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू उस एक इंडिविजुअल्स की कैलकुलेट करने के बाद, इकोनॉमिक वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद वो कैलकुलेट की जाती है कि अगर उसकी कोई सडन डेथ और डिमाइज हो जाता है तो फैमिली को कितने पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी टू लिव दैट सेम काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल। तो इसलिए उसको बोलते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल।
Which of the below is the most appropriate explanation for the fact that the young people are charged lesser life insurance premium as compared to old people? तो इसका मतलब देखिए कि किस तरह का कौन सा एक्सप्लेनेशन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है कि जो यंगर पीपल है उनको तो इंश्योरेंस प्रीमियम कम लगता है, जो हायर एज के ऊपर है उनको इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा लगता है। इसके ऑप्शन है यंग पीपल आर मोस्टली डिपेंडेंट, ओल्ड पीपल कैन अफोर्ड टू पे मोर, मोर्टेलिटी इज रिलेटेड टू द एज, मोर्टेलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द एज। देखिए इसका आंसर है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब हुआ चांसेस ऑफ डिमाइज और चांसेस ऑफ डेथ इज रिलेटेड टू द एज। एक जनरल फिनोमिना है कि जो मोर्टेलिटी होती है, डेथ के चांसेस होते हैं, वो एज से काफी कोरिलेट करते हैं। हायर द एज हायर द चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी। अब देखिए अगर ज्यादा एज होगी तो चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी और डेथ की ज्यादा होंगे, तो जो प्रीमियम है एक लाइफ कवर के लिए वो ज्यादा भी होगा। तो इसके लिए यही फैक्टर डिटरमाइन करता है कि जो मोर्टेलिटी है इज रिलेटेड टू द एज। अगर एज कम है तो डेथ के चांसेस कम है, तो मोर्टेलिटी के चांसेस कम है, मोर्टेलिटी के चांसेस कम है तो आपका मोर्टेलिटी चार्जेस कम हो गए, मोर्टेलिटी चार्जेस कम हो गए तो आपका प्रीमियम कम हो गया। तो रिस्क कहां हमारा हुआ? मोर्टेलिटी, और मोर्टेलिटी हुआ डिपेंडेंट ऑन एज। हायर द एज हायर द मोर्टेलिटी चार्जेस और हायर द मोर्टेलिटी चांसेस। Which of the below is not an advantage of cash value interest insurance contracts? तो देखिए सबसे पहले तो इसको क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन कभी कभी बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, बट कभी कभी थोड़ा सा गुगली फेंक देता है क्रिकेट की तरह ना। ये कह रहा है इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कैश वैल्यू। तो देखिए इज नॉट एन एडवांटेज का मतलब है कि बेनिफिट नहीं है किस चीज का? कैश वैल्यू इंटरेस्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, ये एडवांटेज नहीं है। तो देखिए सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट, ये तो अगर हम बात करें तो एक तरह का हमेशा एडवांटेज ही होता है जब हम बात करें, वर्ड से ही लग रहा है। इनकलकेट सेविंग डिसिप्लिन, देखिए कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो वो सेविंग्स डिसिप्लिन भी इनकलकेट्स करते हैं, तो ये भी एडवांटेज हुआ। इनकम टैक्स एडवांटेज, ये भी जब लाइफ इंश्योरेंस करते हैं तो काफी तरह की टैक्स रिबेट्स मिलती है या टैक्स फ्री इनकम्स मिलती है, वो भी आपका एडवांटेज हुआ। लोअर यील्ड्स, अब देखिए लोअर यील्ड्स का मतलब हुआ रिटर्न्स की, जब आपकी रिटर्न्स आएंगी आपको, जब मैच्योरिटी मिलेगी। जब इसमें एक्चुअली वैसे ही मेंशन है लोअर यील्ड्स, तो इसका मतलब है कि वो डेफिनेटली एडवांटेज हुआ ही नहीं, लोअर यील्ड्स है तो। बिकॉज आपको रिटर्न्स है जो, उसके ऊपर जो आपको इनकम आएगी दैट इज वेरी लो, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एडवांटेज हुई नहीं। हेंस योर आंसर इज लोअर यील्ड। अब आप इसको पढ़िएगा, लोअर यील्ड इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कैश वैल्यू इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देखिए बहुत सिंपल सा आपको आंसर समझ में आ गया। विच ऑफ द बिलो इज एन एडवांटेज ऑफ कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी कह रहा विच ऑफ द बिलो इज एन एडवांटेज, तो एडवांटेज का मतलब है कौन सी चीजें पॉजिटिव है इन कैश वैल्यू इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। जब हम कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हम करते हैं एंडोमेंट, ट्रेडिशनल प्लान, जहां पर लाइफ कवर भी है और साथ में कैश वैल्यू भी है। अब एडवांटेज, कौन सा एडवांटेज है? तो देखिए रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू कॉर्निंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, तो ये तो एडवांटेज हुआ ही नहीं, क्योंकि कभी भी आपका कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में रिटर्न्स जो हैं वो इन्फ्लेशन को अगर कोरोडिंग इफेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली उसकी रिटर्न्स अच्छी नहीं होंगी। लो एक्यूमुलेशन द अर्ली ईयर्स, अगर लो एक्यूमुलेशन है तो वो वैसे ही कह रहा है कि एडवांटेज नहीं है बिकॉज लो एक्यूमुलेशन है उसके ऊपर। लोअर यील्ड्स, वो भी एडवांटेज नहीं है बिकॉज दैट ऑप्शन जो है वो अपने आप में कह रहा है लोअर यील्ड्स है। अब देखिए डी, इसमें कह रहा है सिक्योर इन्वेस्टमेंट। अब एक कैश वैल्यू इंश्योरेंस इंटरेस्ट को जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो आपका एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट हुआ, तो आपको आंसर नहीं भी पता है तब भी आपको ऑप्शंस पढ़ने से ही पता लग जाएगा। अब आप पढ़ें, सिक्योर इन्वेस्टमेंट इज एन एडवांटेज ऑफ कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये आपका आंसर सही हो गया। आपको बाकी तीन ऑप्शन भी अगर आप इसमें लगा के फिट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको आंसर नहीं भी पता तब भी आप डी ऑप्शन पे चले जाएंगे। Which among the following would you recommend in order to seek protection against unforeseen event? देखिए अनफोर्सिन इवेंट एक तरह से रिस्क हो गई, उसको ऑफसेट करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो इसका आंसर सिंपल सा हो गया, इंश्योरेंस। जो बैंक एफडी है वो हम इन्वेस्टमेंट्स के लिए लेते हैं या सेफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए लेते हैं। शेयर्स वो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डिबेंचर्स में भी लिटिल बिट बेटर देन एफडी में भी बट रिस्की। तो अनफोर्सिन जो इवेंट्स होती हैं उनको अगर हमको ऑफसेट करना है या उसको कंपनसेट करना है तो इंश्योरेंस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग? तो देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट का बेस्ट टाइम एक्चुअल में वही है जितना जल्दी आप स्टार्ट कर पाए। तो अब देखिए ऑप्शन पढ़ें, पोस्ट रिटायरमेंट, एज सुन एज वन गेट्स हिज फर्स्ट सैलरी, आफ्टर मैरिज और ओनली आफ्टर वन गेट्स रिच। आइडियली जो स्टार्ट आपको करना है फाइनेंशियल प्लानिंग का वो एज सुन एज यू गेट्स योर फर्स्ट सैलरी और यू गेट योर फर्स्ट इनकम, और एज सुन एज यू कैन स्टार्ट योर फाइनेंशियल प्लानिंग द बेटर इट वुड बी।
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। देखिए टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है। मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट, ये टैक्स प्लानिंग का है कि आप मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट लें। रिड्यूस टैक्स बर्डन एज ए रिजल्ट ऑफ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट्स करें जिससे आपको टैक्स का बर्डन रिड्यूस हो, आपको कहीं रिबेट्स मिलेंगी एटीसी सेक्शन में, 1010D सेक्शन में मैच्योरिटी बेनिफिट्स में आपको कहीं अच्छा ऑप्शन मिलेगा। तो ये भी आपका एक टैक्स प्लानिंग का पार्ट है। टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन का मतलब हुआ किसी विलिंगली किसी टैक्स को छुपाना या टैक्स को पेमेंट नहीं करना, दैट वुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव कभी टैक्स को हाइड करना, टैक्स इवेजन करना नहीं है, बट टू मिनिमाइज द टैक्स एज पर इन लीगल लिमिट्स। फोर्थ, फुल एडवांटेज ऑफ टैक्स ब्रेक्स, तो ये भी एक ऑप्शन नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग इज ऑलवेज, जो नहीं है वो किस चीज का नहीं है, टैक्स इवेजन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट लेना है, बिल्कुल। रिड्यूस टैक्स बर्डन करना है, बिल्कुल। जो टैक्स ब्रैकेट्स होते हैं आपके, वो आपकी फुल एडवांटेज लेना है, दैट इज आल्सो एन एडवांटेज। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपके ये तीन होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग विल नेवर बी टैक्स इवेजन और टू हाइड द टैक्स और टू एस्केप द टैक्स। एन इंडिविजुअल विद एन एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल इज लाइकली टू फॉलो वेल्थ डैश इन्वेस्टमेंट स्टाइल। तो देखिए जो रिस्क प्रोफाइल कस्टमर्स होते हैं, जो रिस्क ले सकते हैं, वो किस तरह के इन्वेस्टमेंट स्टाइल में काम करेंगे। इसमें कंसोलिडेशन, गिफ्टिंग, एक्यूमुलेशन और स्पेंडिंग। तो जो रिस्क प्रोफाइल कस्टमर्स हैं वो काम करेंगे वेल्थ एक्यूमुलेशन इन्वेस्टमेंट स्टाइल। जब वेल्थ एक्यूमुलेशन इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करते हैं तो हम इक्विटी, शेयर्स, स्टॉक्स की बात करते हैं, बिकॉज उसमें हिस्टोरिकली भी प्रूव किया कि इक्विटी से बेटर रिटर्न्स किसी भी एसेट्स क्लास ने नहीं दिए। तो जब भी आप रिस्क अच्छे प्रोफाइल हो और अच्छा रिस्क लेने वाले कस्टमर्स हो, तो वो हमेशा आपके स्टॉक्स पोर्टफोलियोज में बिलीव करते हैं एंड दे फॉलो वेल्थ एक्यूमुलेशन इन्वेस्टमेंट स्टाइल को हमने बात भी की थी। अगर वेल्थ एक्यूमुलेट करना है तो कहां पर वो शेयर इन्वेस्ट होता है, शेयर्स में, स्टॉक्स में, इक्विटीज में। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन हमारा आ ही गया इसमें। वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट विल नेवर बी द बैंक लोन्स, बिकॉज वो कभी एक तरह का एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट ही नहीं हुआ। शेयर्स, यस। इक्विटी, शेयर्स, ये सभी आपके वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट हैं। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट, बिकॉज टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी एक तरह से आपका सिर्फ रिस्क है कि लाइफ में अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो नॉमिनी को टर्म इंश्योरेंस में जितना लाइफ कवर है उतना पेमेंट हो जाता है। सेविंग्स बैंक अकाउंट एक तरह से हम लिक्विडिटी के लिए और पार्शियल इंटरेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो अगर वेल्थ एक्यूमुलेट करना है तो हमें शेयर्स और इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सेविंग्स कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंपोजिट ऑफ टू डिसीजन, चूज देम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बिलो। सेविंग्स जो है उसमें कौन से दो पार्ट कंपोजिट होते हैं, रिस्क रिटेंशन एंड रिड्यूस्ड कंजम्पशन, गिफ्टिंग एंड एक्यूमुलेशन, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, लास्ट पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन एंड पार्टिंग विद द लिक्विडिटी। देखिए जब भी करते हैं तो ये कौन से टू डिसीजंस को कंपोनेंट्स होते हैं सेविंग्स में, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंपोजिशन एंड पार्टिंग विद द लिक्विडिटी। जब हम सेविंग्स करते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने कंजम्पशन को पोस्टपोन कर दिया और जो हमारे पास लिक्विडिटी है उसको भी हमने थोड़ा सा अवे कर दिया अपने से, सो दैट वी कांट यूज दैट फंड्स। तो ये सेविंग्स जब करते हैं तो हमेशा एक तरह से हमने अपने कंजम्पशन को, कुछ हमसे खरीद सकते थे उसको पोस्टपोन कर देते हैं, और जो हमारे पास लिक्विडिटी होती है उससे पार्टिंग मतलब उससे अलग हो जाता है, बिकॉज हमने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया होता है। आंसर इज डी, postponement of consumption and parting with the liquidity. During which stage of life will an individual appreciate the past savings the most? देखिए लाइफ की कौन सी स्टेज होती है जिसके अंदर इंडिविजुअल जो हमेशा है वो अपनी पास्ट की सेविंग्स को अप्रिशिएट करता है कि मैंने सेविंग्स की तो बहुत अच्छा किया, या मैंने सेविंग्स नहीं की तो मैंने बहुत बेकार किया। तो देखिए पोस्ट रिटायरमेंट, अर्नर, लर्नर एंड जस्ट मैरिड। तो आफ्टर रिटायरमेंट ही ये सबसे रियलाइज होता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद डिपेंडेंसी हो जाती है, आप अर्न नहीं कर पाते हैं, आप कमा नहीं पाते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद ही एक इंडिविजुअल को है वो बड़ा अप्रिशिएट करता है, अगर उसने अपनी सेविंग्स की हुई होती है और वो अगर कंफर्टेबल लाइफ जी रहा होता है तो देन ही अप्रिशिएट हिज पास्ट सेविंग्स कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, कि मैंने एक राइट टाइम पर अपना इन्वेस्टमेंट किया था। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड रिटर्न्स? देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या रिलेशन है कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइम का हो, रिटर्न्स कितना हो, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है। जनरली माना जाता है कि हायर द होराइजन हायर द रिटर्न्स, लोअर द होराइजन लोअर द रिटर्न्स। तो देखिए इसके अंदर पहला हमारे पास ऑप्शन है बोथ आर नॉट रिलेटेड एट ऑल, तो जबकि दोनों रिलेटेड है। ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट होराइजन लार्जर द रिटर्न्स, ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट होराइजन स्मॉलर द रिटर्न्स, ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट होराइजन मोर टैक्स ऑन द रिटर्न। तो आइडियली हायर द इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड हायर द रिटर्न्स, जैसे बोलते हैं ना हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। Which among the following can be categorized under transactional product? देखिए ट्रांजेक्शन प्रोडक्ट्स को किसको कैटेगरी में कर सकते हैं, जहां पर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, बैंक डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, शेयर्स, बॉन्ड्स।
देखिए ट्रांजेक्शनल प्रोडक्ट को जनरली बैंक डिपॉजिट्स को वो आप कभी भी तोड़ सकते हैं, कभी भी आप निकाल सकते हैं, आपकी लिक्विडिटी के लिए चाहिए। तो आप बैंक बैलेंस और जो आप बैंक डिपॉजिट्स रखते हैं वो आप बहुत इमीडिएट लिक्विडिटी के लिए रखते हैं, कोई इमरजेंसी यूज के लिए या कोई वही आपकी डेली रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये आपके ट्रांजेक्शनल प्रोडक्ट होते हैं। जबकि आपकी लाइफ इंश्योरेंस आपकी कंटिजेंसी रिक्वायरमेंट होती है, शेयर्स आप वेल्थ एक्यूमुलेशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, बॉन्ड्स भी जनरली आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। बैंक डिपॉजिट्स है वो जो आप ट्रांजेक्शनल प्रोडक्ट कभी भी आपको कोई इमरजेंसी यूज हो तो वहां यूज के लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो गाइस आज तक के लिए यही तक। आज के क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग थे। अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल का आइकन को दबाना ना भूलें और इन वीडियोस को देखते रहें। अगेन थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।